नमस्कार, सीएनबीसी आवाज पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं हर्षदा सावंत और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा स्टार्टअप शो आवाज एंटरप्रेन्योर, जहां हम बात करते हैं भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम के बड़े मुद्दे, नए ट्रेंड्स और साथ ही नए आइडियाज की। टीचर स्पेशल होते हैं। बच्चों को अच्छी और सही शिक्षा देने की इनकी श्रद्धा और कठिन विषयों को आसान बनाने का इनका जज्बा अलग ही होता है। लेकिन एक विषय सालों तक पढ़ा रहे एक टीचर की ग्रोथ कैसी रहती है? इस सवाल के जवाब में एक्स मैकेंजी रम्या वेंकटरमन ने सेंटा यानी कि सेंटर फॉर टीचर एक्रीडेशन की शुरुआत की। सेंटा एक टीचर सर्टिफिकेशन स्टार्टअप है जो टीचर्स के पूरे प्रोफेशनल लाइफ साइकिल जैसे कि टीचर सर्टिफिकेशन, रिक्रूटमेंट, करियर ग्रोथ और प्रोफेशनल डेवलपमेंट के बारे में ख्याल रखता है। कंपनी आज सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि फिलीपींस, नाइजीरिया, बांग्लादेश और यूएई के शिक्षकों के साथ काम कर रही है। आने वाली पीढ़ी को बनाने का काम करने वाले शिक्षक अच्छा काम करने के बावजूद उपेक्षित रहते हैं। टीचर्स को उनके काम का रिवॉर्ड, सैलरी ग्रोथ नहीं मिलती, जो सिर्फ टीचर्स ही नहीं हर किसी को मोटिवेशन के लिए जरूरी होता है। रम्या वेंकटरमन ने सेंटा के जरिए टीचर्स के प्रोफेशनल लाइफ साइकिल को एक धागे में जोड़ने की कोशिश की है। जब कोई टीचर कुछ अच्छा काम करता है, अच्छा काम करती है, तो उसको सफिशिएंट रिकग्निशन नहीं मिलता है और इस रिकग्निशन को लाने के लिए सेंटा स्थापित किया गया एंड ऑफ 2014 मिड 2015 के बीच में। और आज हम काम करते हैं 1 मिलियन टीचर्स के साथ उनके करियर ग्रोथ के लिए और उस करियर ग्रोथ को उनके कॉम्पिटेंसीज के साथ जुड़ने के लिए थ्रू सेंटा टीचिंग कोशेंट जो हमारा टेस्ट है। और जब ये करियर ग्रोथ होता है तो टीचर्स फिर अपने आप ट्रेनिंग के लिए आगे बढ़ते हैं, अपने आप वो देखते हैं उनको क्या सीखना चाहिए, कैसे ट्रेन होना चाहिए। टीचर्स को अपनी होलिस्टिक ग्रोथ के लिए सेंटा के सर्टिफिकेशन कोर्स मदद करते हैं। ये बात तो हमने समझ ली, लेकिन यहाँ ऐसा अलग क्या मिलेगा जो किसी और ऑर्गेनाइजेशन में मिलना मुमकिन नहीं है? क्या है सेंटा के हाइब्रिड कोर्सेज की खासियत? हाइब्रिड में इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जो प्रैक्टिकल इंटर्नशिप है, प्रोजेक्ट है, उसके लिए हमारे पास बहुत सारे टाई अप्स हैं स्कूल्स के साथ। तो इन स्कूल्स में टीचर्स अपने ओन लोकेशन में प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स, प्रैक्टिकल इंटर्नशिप्स कर सकते हैं एंड ये डे टू डे बेसिस पे होता है। तो सपोज कोर्स 3 मंथ्स का कोर्स है तो हर हफ्ता उनको एक ऑनलाइन सेशन होगा और हर हफ्ता उनके लिए एक ऑनलाइन सेशन होगा और हर हफ्ता वो जाके उसी को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके वापस आके देखेंगे ऑनलाइन सेशन में ओके इम्प्लीमेंटेशन में उनको क्या डिफिकल्टी आई और क्या सीखना है, क्या एडजस्ट करना है। तो दिस हाइब्रिड मॉडल इज द वन जिससे वी आर एबल टू मैक्सिमाइज द इम्पैक्ट ऑफ दीज कोर्सेज। सेंटा के पास B2C और B2B सेगमेंट के लिए अलग अलग ऑफरिंग्स है। कंपनी टीचर्स के लिए सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स, भारत और यूएई के स्कूल और एडटेक स्टार्टअप में रिक्रूटमेंट और अन्य ऑर्गेनाइजेशन द्वारा डेवलप प्रोग्राम को मान्यता देता है। सेंटा के कोर्सेज प्री प्राइमरी से सीनियर सेकेंडरी तक के टीचर्स के लिए है। इसमें 10 भाषाओं के साथ 50 से ज्यादा सब्जेक्ट्स को कवर किया जाता है। हमारे जो कोर्सेज हैं वो इस टेस्ट के कॉम्पिटेंसीज के साथ अलाइंड है। मतलब जो कॉम्पिटेंसीज हम लोग टेस्ट करते हैं और इसके लिए हमारा एक फ्रेमवर्क है सेंटा स्टैंडर्ड्स, जो कि नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स के लिए भी इसका कंट्रीब्यूशन रहा है और मैं भी उस कमिटी में थी। तो ये जो स्टैंडर्ड्स है और इस टेस्ट के बेसिस, इस टेस्ट के जो कॉम्पिटेंसीज हैं उसी कॉम्पिटेंसीज पे हमारे कोर्सेज भी हैं। और कोर्सेज ही नहीं, मॉडर्न वर्ल्ड में लोग बाइट साइज्ड लर्निंग बोलते हैं, बाइट साइज्ड लर्निंग करते हैं। तो हम लोग रोज 5 मिनट के रिसोर्सेज टीचर्स को प्रोवाइड करते हैं सेंटा ऐप पे एंड ये जो 5 मिनट के रिसोर्सेज हैं इससे टीचर्स डे टू डे बेसिस पे लर्न करते हैं। सेंटा ने अपने काम को सीमलेस बनाया है माई सेंटा ऐप के जरिए, जिसे 2019 में लॉन्च किया गया। इस ऐप की खासियत है कि टीचर्स की कॉम्पिटेंसीज, एक्टिविटीज जैसे डेटा के एनालिसिस से मशीन लर्निंग तकनीक की मदद से जरूरत के हिसाब से टीचर ट्रेनिंग कोर्स के सुझाव मिलते हैं। यानी ऐप एंगेजमेंट से पर्सनलाइज सॉल्यूशन मिलता है। हम पर्सनलाइज कर पाते हैं
हर इंडिविजुअल टीचर के लिए जब वो ऐप में आते हैं, हमारे पास बहुत सारा डेटा है कि इस टीचर ने किस कॉम्पिटेंसी पे कैसे परफॉर्म किया, इस टीचर का बैकग्राउंड क्या है, सब्जेक्ट क्या है, लैंग्वेज क्या है, और इस सब डेटा के बेसिस पे हम लोग टीचर्स को पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशन देते हैं कि ये वाला कोर्स आपके लिए शायद ज़्यादा रेलेवेंट होगा, या ये वाला रिसोर्स जो है आपके लिए ज़्यादा रेलेवेंट होगा। हमारे ऐप में बहुत सारे फ्री रिसोर्सेज भी हम प्रोवाइड करते हैं, हम एक्सेस क्रिएट करना चाहते हैं। सो ये जो हमारा प्लेटफॉर्म है, हम हर टीचर के पास पहुंचना चाहते हैं, तो बहुत सारे फ्री रिसोर्सेज भी इसमें अवेलेबल हैं। एंड ऑन अ पेड बेसिस टीचर्स डिफरेंट कोर्सेज ले सकते हैं। कंपनी अपने हर बिजनेस वर्टिकल से रेवेन्यू जनरेट करती है। साथ ही सेंटा ने क्ले प्ले स्कूल, एजुकेशन वर्ल्ड, CBSE, मणिपाल यूनिवर्सिटी जैसे कई ऑर्गेनाइजेशंस के साथ पार्टनरशिप से बिजनेस बढ़ाया है। कई इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के साथ भी सेंटा जुड़ा है। जब इंस्टीट्यूशंस हमारे साथ टाई अप करके अपने टीचर्स के लिए यूज करते हैं, या फिर जो टीचर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको रिवॉर्ड्स देते हैं। तीसरा हमारा रेवेन्यू स्ट्रीम है जब हम कुछ बड़े सिस्टम्स में माई सेंटा के कैपेबिलिटीज को एक B2B तरीके में एंड टू एंड इम्प्लीमेंट करते हैं। तो जो जैसे हम 1 मिलियन टीचर्स के साथ माई सेंटा ऐप पे काम करते हैं, उसी तरह और आधे मिलियन के साथ दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे सेंटा की कैपेबिलिटीज इम्प्लीमेंट करके हम काम करते हैं। 4 साल में कंपनी ने लाखों टीचर्स को ट्रेनिंग दी है। 2022-23 में सेंटा ने 400% रेवेन्यू ग्रोथ दर्ज की है। 2023-24 के लिए कंपनी ने 4 से 5 गुना रेवेन्यू ग्रोथ का टारगेट रखा है। इस प्रॉफिटेबल बिजनेस में अब तक 2 मिलियन फंड जुटाकर इसे इतना स्केल किया गया है कि सेंटा अब तक 100 देशों में अपनी पहुंच बना चुका है, और कई ऐसी कंट्रीज है जहां स्केल के लिए कैपिटल की जरूरत होगी। 1 मिलियन टीचर्स का प्रोफेशनल लाइफ साइकिल बदल चुका सेंटा अब 15 मिलियन टीचर्स तक अपनी पहुंच बनाना चाहता है। टीचर्स को अपनी सैलरी में कम से कम 25% ग्रोथ दिलवाने का फोकस बरकरार रखते हुए आगे बढ़ रही सेंटा की पूरी टीम को वी विश ऑल द बेस्ट। कल्पिता पारकर, बैंगलोर। इस मोड़ पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आगे जानेंगे 225 करोड़ रुपए का फंड 3 क्लोजर के बाद अब यूनिकॉर्न इंडिया वेंचर्स के क्या हैं बड़े प्लान्स। आप बने रहें CNBC आवाज के साथ। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आवाज एंटरप्रेन्योर। यूनिकॉर्न इंडिया वेंचर्स ने 225 करोड़ रुपए के फंड 3 को क्लोज कर लिया है। ये पहला क्लोज है। ग्लोबल SaaS और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर फोकस रखते हुए यूनिकॉर्न इंडिया वेंचर्स 25 स्टार्टअप्स का एक पोर्टफोलियो बनाने का प्लान बना रही है। अब इस फंड को लेकर आगे की क्या तैयारियां हैं, इसी पर और डिटेल में बात करते हैं। मेरे साथ यूनिकॉर्न इंडिया वेंचर्स के फाउंडर और मैनेजिंग पार्टनर भास्कर मजूमदार जुड़ रहे हैं। भास्कर, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर एंड कांग्रेचुलेशंस, आपने अपना पहला क्लोज हासिल कर लिया है इस 225 करोड़ के फंड 3 में, और ये एकदम फंडिंग विंटर के बीचों बीच हो रहा है जहां पर लार्जली दूसरी कंपनियां एटलीस्ट पैसे फंड रेज करने में स्ट्रगल कर रही हैं। आप जैसे वेंचर फंड्स बड़े आसानी से फंड्स क्लोज कर रहे हैं। थैंक यू हर्षिता। फंडिंग विंटर तो वाकई ऑल ओवर द वर्ल्ड है ही, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। पर इसी में क्या हो रहा है कि कंपनीज जिसका फंडामेंटल्स अच्छा है, कंपनीज दैट हैव शोन अ ट्रैक रिकॉर्ड, वो सब कंपनी में जरूर फंडिंग भी हो रहा है। हम लोग खुद भी ऐसे कंपनी में फंडिंग कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि VCs ज्यादा पैसा रेज कर रहे हैं जबकि कंपनी पैसा रेज नहीं कर पा रहे हैं, ये तो बात नहीं है। VCs में भी जो VCs का ट्रैक रिकॉर्ड है, जो VCs पहले ऑलरेडी फंड रिटर्न्स दिए हैं इन्वेस्टर्स को, वही VCs पैसा रेज कर रहे हैं। हमारे लिए भी वही था। ये हमारा 3rd फंड है। फर्स्ट दोनों फंड अपना काफी अच्छा गया, स्पेशली फर्स्ट फंड जिसमें हम लोग ऑलमोस्ट 3 टाइम्स रिटर्न दे दिए हैं इन्वेस्टर्स को 7 साल के अंदर। इसीलिए मोस्टली इन्वेस्टर्स वापस आ रहे हैं उसी कंपनियों में जहां और उसी फंड्स में जिनका परफॉर्मेंस अच्छा रहा है।
मैं आपसे फिर ये एक चीज समझना चाहूंगी। आपने कहा कि इट्स नॉट रियली इजी फॉर एवरीवन। ये बताइए किस तरह का इंटरेस्ट आया है, किस तरह के निवेशक लार्जली इस समय आप जैसे फंड्स को बैक करने को तैयार हैं? ये क्या भारतीय निवेशक हैं, विदेशी निवेशक हैं? व्हाट इज द पेडिग्री ऑफ दीज इन्वेस्टर्स एंड द क्यूरियोसिटी टू बैक अ कंपनी जो इवेंचुअली भारत में ही पैसा लगाएगी? तो हमारे फंड 3 में तकरीबन 50% इन्वेस्टर्स ग्लोबल हैं, आउटसाइड ऑफ इंडिया हैं। 50% इन्वेस्टर्स तो इंडियन इंस्टीट्यूशंस और इंडियन फैमिली ऑफिसेज है ही। इसमें कोई संदेह नहीं कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स में देयर इज अ बिग टेलविंड इन फेवर ऑफ इंडिया। तो अभी इन द ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट India is seen as the destination for most of the global funds, और इसमें भी कोई संदेह नहीं कि ये people are looking at it as multi-decade growth इंडिया से आने वाला। So ये तो बात जरूर है कि global investors देख रहे हैं, and there is no doubt that India tailwind has helped funds like us to raise more and more money. And it is primarily because of the exits जो आप लोग दे पाए हैं कि वो tailwind मिला है? दोनों मैक्रो लेवल पे इंडिया का स्टोरी जो चल रहा है, इंडिया में जो टेक्नोलॉजी चेंजेस के वजह से जो लार्जर ग्रोथ आ रहा है थ्रू आउट द एट द मैक्रो लेवल, एट द जीडीपी लेवल, नया नया कंपनीज जो आ रहे हैं, द चेंजेस दैट हैव टेकन प्लेस इन द बैंकिंग रूल्स, इन द बैंक्रप्सी कोर्ट, ये सब का मैक्रो लेवल पे तो इम्पैक्ट है ही, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। एंड यस, एट द फंड लेवल जो हम लोग एग्जिट दिए हैं उसका तो डायरेक्ट इम्पैक्ट है, एंड देयर हैव बीन अ नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स जो वापस आए हैं थर्ड टाइम, मोर देन डबलिंग अप व्हाट दे इन्वेस्टेड फर्स्ट फंड में। Oh, that's great to hear कि लोग ज्यादा पैसा लेकर आ रहे हैं इस समय। अच्छा, अब मैं आपसे समझना चाहूंगी जो प्राइमरली आपने फंड्स रेज किए हैं और ये जो इवेंचुअल आपका क्लोज आएगा, व्हाट इज द फोकस गोइंग टू बी ऑन? आपने हमेशा डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और सैस कंपनियों पर फोकस किया है, क्या उसी पर ज्यादा डबल डाउन करेंगे? क्या कुछ ऐसी कंपनियां हैं जिनको आप शायद कुछ और पैसा देते हुए दिखाई देंगे, और यहाँ पर कितने नई कंपनियों को आप बैक करने के लिए तैयार होंगे? तो ये फंड से हम लोग 25 कंपनियों बैक करेंगे अप्रोक्सीमेटली। हमारे फर्स्ट और सेकंड फंड में भी उतने ही कंपनी हम लोग बैक किए थे। फर्स्ट फंड में 17 कंपनी, सेकंड फंड में 20 कंपनी, तो मोर और लेस उसी रेंज में हम लोग बैक करेंगे। हमारे 2 ब्रॉड थीम्स है, एक है इंडिया फॉर द वर्ल्ड वेयर वी इन्वेस्ट, आप जैसे बोले हैं, इन डिजिटल सैस कंपनीज, और दूसरा है इंडिया फॉर इंडिया। And India for India में we invest in fintech, health tech, med tech companies, primarily Indian market के लिए। तो broad themes तो यही हमारा carry on होगा। ये themes में हम लोग India for India में नए sectors के ऊपर जा रहे हैं, sectors जहाँ पे हम लोग पहले invest नहीं किए थे, जैसे agri-tech एक sector है। ठीक है। Second sector where we are very interested है ये पूरा space technology जो आ रहा है। अभी इंडिया में इतना after the various launches that have taken place, India has shown the world how to launch satellites at low cost. तो इसके लिए there are a range of new businesses जो आ रहे हैं, actively हम लोग वो देख रहे हैं। And the third sector, which is a very difficult sector for startups, is semiconductors, because semiconductor basically एक manufacturing है। It is a bit like the auto industry. अब auto industry में स्टार्टअप्स में तो ऑटो नहीं आ सकते हैं, बट ऑटो एंसिलरी में स्टार्टअप्स आ सकते हैं। जी हाँ। सो हमें सेमीकंडक्टर का इक्विवेलेंट ऑफ एंसिलरी बिजनेसेस देखना पड़ेगा। सो यस, वी आर डूइंग डीप स्टडीज इन दिस टू सी वेयर वी कैन इन्वेस्ट। ओके, तो 2 नए सेक्टर्स, एक स्पेस टेक और एग टेक पर आपकी नजरें रहेंगी, एंड द थर्ड ऑफ कोर्स बीइंग द सेमीकंडक्टर साइड। अच्छा, आपने कहा आपका फिनटेक पर भी काफी नजरें, और इस पूरे हफ्ते हमने देखा था बॉम्बे में वो पूरी ग्लोबल फिनटेक फेस्ट की बस धूम ही मची हुई थी, और वहां पर हमने काफी इंटरेस्टिंग चीजें सुनी है। स्पेशली केवी कामत साहब कहते हैं कि इस समय ये शायद एक सही समय है भारतीय फिनटेक कंपनियों को ग्लोबल पार्टनरशिप्स पर ज्यादा फोकस करने के लिए, एंड लाइक यू सेड, बिल्ड इन इंडिया बट ऑफर इट टू द वर्ल्ड। वहां पर आपको क्या लग रहा है, कई सारे विकल्प आएंगे, एंड व्हाट डज फिनटेक रियली एंटेल फॉर यूनिकॉर्न वेंचर्स? किस तरह की ग्रोथ आप लार्जली एंटिसिपेट कर रहे हैं इस क्षेत्र की तरफ से? फिनटेक तो हमारे ब्रॉड थीम है फर्स्ट फंड से। हम लोग जब फर्स्ट फंड में डिफरेंशिएटेड फिनटेक में इन्वेस्ट कर रहे थे, जब हम लोग
नियो बैंकिंग इनमें इन्वेस्ट कर रहे थे। हमारा मोस्ट सक्सेसफुल कंपनी है ओपन बैंक नाम के एक कंपनी। उस टाइम इंडिया में ये नियो बैंक कॉन्सेप्ट ही आया नहीं था, बट वी वर अमंग द फर्स्ट वंस टू इन्वेस्ट। तो फिनटेक हमारे डीएनए में डीप रूटेड है। अभी द इंटरेस्टिंग थिंग जो हो रहा है, पहले कोई भी फिनटेक कॉन्फ्रेंस में आप बैंकिंग दिग्गज लाइक केवी कामत जी को नहीं देखते थे। फिनटेक वाज ऑलवेज सीन एज अ एडजंक्ट टू द कोर financial services industry. अभी that time has come जो fintech और core financial services industry एक साथ merge हो रहा है। और इसीलिए new fintechs और new financial services companies जैसे Jio Financial आएंगे, they will come and launch with digital only services. Correct. So suddenly today fintech जो पहले एक technology वाले play देखा जाता था, or banking people and the financial services people who used to look at fintech more as technology play have suddenly seen that the two worlds have merged together. So next 3-4 years, 5 years, we see fintechs growing in a fantastic way. Big opportunity hai fintechs ke ko exit milne ka to the traditional large financial services companies. और इसी में हम लोग बहुत aggressively play कर रहे हैं. Okay, that's interesting to know. अब मैं आपके current portfolio पर कुछ और डिटेल्स चाहूंगी। आपने लगभग मेट्रोज में ज्यादा कंपनियों को बैक किया है, लेकिन कुछ छोटे शहर टियर 2 टियर 3 सिटीज से आ रही स्टार्टअप्स को भी बैक किया है। अब ये जो पूरा कल्चर या इकोसिस्टम बिल्ड हुआ है, क्या आपको लग रहा है कि छोटे शहर द टियर 2 एंड बियॉन्ड टियर 3 सिटीज सेंटर्स से भी कई सारे विकल्प और प्रॉफिटेबल कंपनियां उभर कर आ सकती है? आर यू लुकिंग आउट टू बैक एनी ऑफ दोस? It is a very interesting question, and again हम शायद पहले VC फंड थे जो टियर 2 टियर 3 सिटीज आउटसाइड द कोर एरियाज ऑफ बॉम्बे, NCR एंड बैंगलोर में इन्वेस्ट करना चालू किए। एंड फ्रॉम 2016 से हम लोग ये कर रहे हैं। हमारे फर्स्ट फंड में कंपनीज है केरला से, हैदराबाद से, जयपुर से, फिर सेकंड फंड में हम अहमदाबाद, गोवा, थर्ड फंड का पहला कंपनी हम लोग इन्वेस्ट किए क्लीन टेक कंपनी भुवनेश्वर से। सो हमारे लिए इन्वेस्टिंग डीप इनटू इंडिया इज कोर टू आवर थीसिस। इसके काफी रीजंस, काफी वजह है। एक वजह तो है कि टैलेंट और गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स ऑफ अटल टिंकरिंग लैब्स एंड ये सब के वजह से एंटरप्रेन्योरशिप हम लोग होल इंडिया से देख रहे हैं। और एनालॉजी जो मैं सब समय देता रहता हूं कि 30 साल पहले इफ यू सी द इंडियन क्रिकेट टीम, यही 3 प्लेसेस से इंडियन क्रिकेट टीम आया करता था, बॉम्बे, बैंगलोर एंड दिल्ली। अभी आपको मालूम ही नहीं कहां से क्रिकेट प्लेयर्स आ रहे हैं। वही सेम ट्रेंड हम लोग देख रहे हैं स्टार्टअप्स में। ऑल ओवर इंडिया से स्टार्टअप्स आ रहे हैं एक के बाद एक। और टियर 2 टियर 3 के स्टार्टअप्स आर वेरी वेरी डिफरेंट। ये लोग रियल लाइफ प्रॉब्लम्स सॉल्व करते हैं यूजिंग टेक्नोलॉजी। In some cases, I'm not saying all, but in some cases, technology companies from say a Bangalore tend to have very cool technology, और उसके बाद वो देखते हैं कि ये टेक्नोलॉजी को किस यूज केस में यूज किया जा सकता है। So they are finding a problem to solve the technology, but in tier 2, tier 3 cities, they are using technology to solve a problem. ये हम fundamental difference देखते हैं between tier 2, tier 3 city entrepreneurs and entrepreneurs from metropole. अब मेरा आखिरी सवाल भास्कर यही रहेगा, क्योंकि आपने शुरुआती जवाब में ये कहा था that it's not really easy for startups or venture funds to raise money at this point in time, और लोग कह रहे हैं फंडिंग विंटर कुछ और समय तक चलता हुआ दिखाई देगा जब तक क्लैरिटी नहीं आती कि अमेरिकी इकोनॉमी रिसेशन में जा रही है या नहीं। परहैप्स ये लिम्बो में हम रहेंगे। ऐसे में वो स्टार्टअप्स जो अब तक अभी भी फंड रेज करने की कोशिश कर रहे हैं, पहला चेक नहीं आया है, ढूंढ रहे हैं निवेशकों को, उनके लिए क्या सलाह होगी? क्योंकि क्या ये सही समय है टू बी फोकस्ड ऑन व्हाट यू आर बिल्डिंग एंड टू रिमेन बूटस्ट्रैप्ड वर्सेस जस्ट गोइंग एंड रेजिंग फंड्स जितना भी, कहीं से भी, कैसे भी? Harshita, this is a very good question. 2019, 2021 globally were लो इंटरेस्ट रेट रेजीम्स, और वहां पे एक्सेसिबिलिटी ऑफ पैसा ढेर सारा था सब जगह पे। इसके लिए वेंचर फंड्स वर एबल टू इजीली रेज मनी, एंड बिकॉज वेंचर फंड्स वर सिटिंग ऑन मनी, स्टार्टअप्स में पैसा इजीली आता था।
आई डोंट थिंक नेक्स्ट 10 साल में हम लोग वो इंटरेस्ट रेट रेजिम में जाने वाले हैं. इट विल ऑलवेज बी अ चार्ट 4% इंटरेस्ट रेट रेजिम एट द लोएस्ट. तो ये इंटरेस्ट रेट रेजिम में फंड्स के पास भी पैसा कॉशियसली ही आएगा, एंड ऑब्वियसली फंड के पास कॉशियसली आएगा तो स्टार्टअप्स विल आल्सो फाइंड इट डिफिकल्ट टू रेज इजी मनी. राइट. ये टाइम है केवल कंपनीज को टू फोकस ऑन बिजनेस एंड लिटिल मनी रेज करके मैक्सिमम यूटिलिटी करने का. एंड एंटरप्रेन्योर्स हैव टू बी फोकस मोर टुवर्ड्स बिजनेस. वो क्या गया था कि 2020 में 2021 में ऑल फाउंडर्स वे मोर फोकस्ड एट फंड रेजिंग. मतलब एक फंड रेज चालू हुआ या खत्म हुआ या नहीं हुआ, they would start working on the next fundraise rather than focus at the business. I think अभी time आ गया है for everyone to get down to basics, focus at the business, have a path towards profitability, and then scale that business back. ये चलता रहेगा तो automatically funding आता ही रहेगा. But funding should not drive the business, जो बीच में स्लोगन हो गया था. वो इनफैक्ट सबसे बड़ी चीज आपने कही, दैट फंडिंग शुड नॉट ड्राइव द बिजनेस. बहुत बहुत शुक्रिया भास्कर हमारे लिए समय निकालने के लिए. इट्स ऑलवेज अ प्लेजर स्पीकिंग टू यू. और अगली बारी जब आप मुंबई में हो, एंड आई एम श्योर कि सेकंड राउंड भी आप जल्दी क्लोज करेंगे, तब भी आपसे पर्सनली बातचीत होगी. बहुत बहुत धन्यवाद हमारे लिए समय निकालने के लिए. थैंक यू वेरी मच. चलिए, इसी के साथ आवाज एंटरप्रेन्योर में हम आपसे भी लेंगे इजाजत. लेकिन आपको हमारा शो कैसा लगा, इसका फीडबैक आप हमें जरूर दें. आप हमसे संपर्क में रह सकते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर. और अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी. गुड बाय, टेक केयर.